नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ जज रिटायरमेंट के पहले छक्के पर छक्के लगाते हैं, दबाव में और अपने फायदे के लिए आदेश पारित करते हैं, फैसले सुनाते हैं। उन्होंने क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल किया सिक्सर मारने की, जिसका मतलब है कि आखिरी ओवर में छक्के मारकर जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो, जिसको खुश करना चाहते हो खुश कर लो। ये प्रवृत्ति वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका में बढ़ती जा रही है। ये मामला मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का था, जिस पर सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ एक और जज थे, जयमाला मुखर्जी। और ये जो मामला था इन डिस्ट्रिक्ट जज का, उन्होंने रिटायरमेंट से ठीक 10 दिन पहले उनको 19 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2 संदिग्ध फैसले सुनाए थे। तो ये मामला मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का था, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रिटायरमेंट के ठीक पहले उनके फैसलों के आधार पर। और इसी आधार पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये प्रवृत्ति न्यायपालिका में बढ़ती जा रही है। लेकिन इसने एक बार फिर से इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है, और वो है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले लगभग 1-1.5 दशक से जो चर्चाएं और भी तेज हुई हैं। पहले भी न्यायपालिका को कोई साफ सुथरा नहीं मानता था। लोअर जुडिशरी को तो महाभ्रष्ट माना जाता था, कि ये तय था, माना जाता था कि वहाँ पर कोई भी काम बिना लिए दिए होता नहीं है। किसी भी जज को खरीदा जा सकता है, कोई भी जज बिकने के लिए तैयार रहता है। ये एक आम धारणा है। सच्चाई क्या है ये हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लोअर जुडिशरी पर लगते रहे हैं। लेकिन जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो भी आरोपों से बरी नहीं रहे हैं। उन पर भी बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगते रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो 2013 का ग्लोबल करप्शन मीटर था, करप्शन बैरोमीटर, उसमें 45% लोगों ने माना था कि न्यायपालिका हमारी भ्रष्ट है। मैं समझता हूँ ये दोगुनी होनी चाहिए। शायद ही इस देश के कोई एक मुश्किल से 5-10% ऐसे लोग होंगे जो न्यायपालिका को साफ सुथरा मानते हैं, और शायद वो लोग होंगे जिनका साबका न्यायपालिका से पड़ा नहीं होगा, जिन्हें एक छोटे मोटे काम के लिए भी न्यायपालिका में जाना पड़ा होगा। उन्हें रिश्वतखोरी करनी पड़ी होगी, रिश्वत देनी पड़ी होगी। और जाहिर है कि लोअर जुडिशरी का तो यही हाल है। लेकिन जो ऊपर की जुडिशरी है, जिसकी हायर जुडिशरी की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी कोई साफ सुथरा होता हो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े मामले आते हैं। और जैसा हमने देखा कि पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्तियाँ, जैसे ट्रिब्यूनल है, कमीशन है, कहीं का गवर्नर बनना है, कोई और जिम्मेदारी, इस तरह की चीज़ें जज को मिलती रहती हैं। और ये उनके जो वो जज रहते हुए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उनके आधार पर मिलती हैं। और स्टडीज दिखाती हैं कि जज सरकार के फैसले में पक्ष में फैसले देने पर ऐसी नौकरियों की संभावना 13 से 15% बढ़ जाती है। एक तरह का क्विड प्रो क्यू होता है, लेन देन का संकेत होता है। जस्टिस सूर्यकांत भी इससे परे नहीं है। वो रिटायरमेंट तो अभी उनका दूर है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो सरकार के पक्ष में जा रहा है। वो अभी तक अपनी निष्पक्षता को साबित नहीं कर पाए हैं, संदेहों को घेरे में हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लग चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक वो आरोपों की सूची पहुंचाई गई थी।
कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये अलग बात है। उन पर जो गंभीर आरोप लगे थे, मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी डील्स में टैक्स चोरी, अंडर वैल्यूएशन, कई करोड़ की डील्स में कैश ट्रांजैक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी और बेल देने के लिए रिश्वत खाने तक के आरोप उन पर लगे हैं। ये आरोप एक रियल एस्टेट एजेंट ने लगाए हैं। एक कैदी ने भी शिकायत की है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और उन्हें प्रमोट किया गया। तो ये तो जस्टिस सूर्यकांत जो दूसरे जजों के बारे में बोल रहे हैं कि वो सिक्सर लगाते हैं रिटायरमेंट के पहले, ये उनका चरित्र चित्रण है जो कि इन आरोपों से दिखता है। लेकिन हाल में ही आप जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और बाद में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो वहीं से आए भी, वहाँ भी पहले रह चुके थे। और उनको ट्रांसफ़र करने की वजह आप जानते हैं कि उनके सरकारी आवास में आग लगी तो स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में अधजले नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई थी। जांच कमेटी ने पाया था कि ये कैश छोटी रकम नहीं थी और जज या उनके परिवार की मूक सक्रिय सहमति के बिना वहाँ नहीं रखा जा सकता था। कमेटी ने इसे गंभीर मिसकंडक्ट माना था और संसद में रिमूवल मोशन की सिफारिश की थी। जज ने साजिश का आरोप लगाया था लेकिन खारिज हो गया था और उनके खिलाफ महाअभियोग का नोटिस भी दिया गया था। अब उसका क्या होगा देखना है। लेकिन ये जस्टिस यशवंत वर्मा इस तरह के मामले में फंसे हुए थे। मैं आपको कुछ और जजेस का हाल बताता हूँ। हायर जुडिशरी के दिल्ली हाई कोर्ट में एक पूर्व जस्टिस होते थे, जस्टिस शमित मुखर्जी। रिश्वत लेकर फैसले प्रभावित करने के आरोप में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह से जस्टिस निर्मल जीत कौर थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनको 15 लाख रुपए का कैश का घूस का पैकेट गलती से दूसरे जज के पास पहुंच गया था। जस्टिस पीडी दिनकरन जो कि सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन पर करप्शन और पद के दुरुपयोग के 16 आरोप लगे थे। इम्पीचमेंट प्रोसेस भी शुरू हुआ था। इसी तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस सौमित्र सेन। कोर्ट रिसीवर के तौर पर 32 लाख रुपए गबन का आरोप लगा था। उन पर महाभियोग चलाया जाना था लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से जस्टिस एस.एन. शुक्ला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनके पास भी उनकी आय से कहीं ज़्यादा उनके पास संपत्ति थी। ये इसका केस चला था। तो ये तो मामले वो हैं जो खुलकर सामने आए हैं। पोस्ट रिटायरमेंट के लाभ, कैश स्कैंडल, प्रॉपर्टी घोटाले, ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे जो हायर जुडिशरी के जज हैं वो करते रहे हैं। ये तो जो मामले सामने आ गए उनका है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिन पर चर्चा हुई है खासी और उन पर कुछ कदम नहीं उठाए। न सुप्रीम कोर्ट ने, न कोई जांच नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब दबा दिया गया चुपचाप। क्योंकि भले ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, सीजेआई भी लगातार भ्रष्टाचार की बात करते रहे हों, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अंदर से कोई सफाई नहीं की न्यायपालिका की। ऐसे करप्ट जजेस को कैसे जुडिशरी से बाहर किया जाए। कुछ एक नियम बनाए गए कि भाई आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग हो, उनके केसेस की मॉनिटरिंग हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया और ये सिलसिला अभी चल रहा है। मैं आपको अब कुछ ऐसे बहुत बड़े फैसलों की तरफ ध्यान आपका खींच रहा हूँ जो बड़े ज़ोर शोर से उठे थे और उनमें बड़ी गंभीरता भी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक जो मामला है वो, उस पर मैं आऊँगा। सहारा ग्रुप से जुड़े जो हैं वो हैं, और एक दूसरा है अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसले देने का। तो अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसले देने का आरोप जो पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, 2020 में वो रिटायर हो चुके थे,
उनके नेतृत्व वाली बेंच ने अडानी ग्रुप से जुड़े कम से कम 7 मामलों में ऐसे फैसले दिए थे जिनसे अडानी को हजारों करोड़ों का फायदा हुआ था। आरोप है कि ये केस जानबूझकर उनकी बेंच को अलॉट किए गए थे और कई वैकेशन पीरियड में जल्दबाजी में सुनवाई की गई, प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। ये सब हुआ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत दवे, आप जानते हैं कि बहुत मशहूर वकील हैं। उन्होंने 2019 में उस समय जो सीजेआई थे रंजन गोगोई को पत्र लिखकर इन अनियमितताओं का हवाला दिया था, जानकारी दी थी। लेकिन रंजन गोगोई तो खुद जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया राम मंदिर मामले में, उसी से आप समझ सकते हैं। फिर वो राज्यसभा के सांसद भी बन गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस अरुण मिश्रा ने किन किन मामलों में अडानी को फ़ायदा पहुंचाया ये कहा जाता है, वो मैं आपको और बता देता हूं। एक मामला था अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड बनाम राजस्थान डिस्कॉम्स। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले माननीय अरुण मिश्रा जी ने ये फैसला सुनाया था। अडानी को इससे 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनसेटरी टैरिफ और ब्याज मिला था, जो बिजली उपभोक्ताओं से वसूला गया, उन पर वो बोझ डाला गया। बहुत 8,000 करोड़ आप समझिए। फिर पारसा कांटा कोलेरिस बनाम राजस्थान विद्युत कंपनी, ये 2019 का मामला है। अडानी की कोल माइनिंग कंपनी को आर्बिट्रेशन अवार्ड बरकरार रखा और हजारों करोड़ का इससे उसको फायदा हुआ। अडानी गैस लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार, जनवरी 2019 में यह फैसला दिया गया। गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए एनओसी बहाल कर दिया गया और उससे उसको हजारों करोड़ का फायदा हुआ। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई बनाम टाटा पावर, ये 2019 का मामला है। मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी को फायदा पहुंचाया गया। अन्य केसों में कोल सप्लाई, पावर कॉन्ट्रैक्ट्स और ओवर इनवाइसिंग से जुड़े मुद्दों में भी माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा ने उनको राहत पहुंचाई थी। ये आरोप लगाया गया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम, जिसमें सीजीआई विभिन्न जजों या बेंचों को केस अलॉट करते हैं, उन सीजीआई ने ये केसेस एक खास बेंच को, जिसमें अरुण मिश्रा थे, वहीं भेजते थे और जस्टिस अरुण मिश्रा उन मामलों में कैसे फैसले देते थे, ये एक उदाहरण है। जस्टिस मिश्रा रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने थे और कहा गया था कि ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उनको दिया गया है। फिर देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 2024 में सेबी की जांच की मंजूरी दी, लेकिन एसआईटी और सीबीआई की जांच से इनकार कर दिया। जाहिर है कि ये अडानी को बचाने की कोशिश थी, सेबी के कार्रवाई से बचाने की कोशिश थी, और हम जानते ही हैं कि कोई कार्रवाई अंततः नहीं हुई। तो चंद्रचूड़ साहब का ये भी उसी लाइन पर थे। अब आते हैं सहारा ग्रुप को कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया। सहारा ग्रुप का ये मामला बहुत चर्चित मामला है और इसमें भी जज कटघरे में खड़े हुए थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर जज नहीं, बहुत सारे जजों की बात इसमें हो रही थी। ये 2013-14 में छापे मारे गए थे, जिसमें डायरियां मिली थी और प्रिंट आउट्स मिले थे। उनको सहारा बिड़ला पेपर्स कहा जाता है और उनमें कई पॉलिटिशियंस को कथित पेमेंट की एंट्रीज थी और सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्पष्ट नाम तो नहीं आए थे, लेकिन कहा जाता है कि उसमें उनके भी नाम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस डायरी में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2016-17 में जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस बेंच में भी जस्टिस JS खेहर, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच थी। बाद में
जस्टिस मिश्रा और अमिताभ रॉय, ये दो की बेंच थी। इस बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि सामग्री में कोई क्रेडिबल जानकारी नहीं है और इससे जांच का आधार नहीं बनता है। सहारा के सुब्रत रॉय केस में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाद में सख्त रवैया अपनाया था। निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए राय को जेल भी भेजा था। हाल में सहारा की कुछ प्रॉपर्टीज अडानी को बेचने का प्रस्ताव कोर्ट में है, लेकिन इसे आप माने कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, लेकिन अडानी का नाम हर जगह आता है, हर जगह वही खड़े मिलते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार और जुडिशरी कैसे उनके पक्ष में काम कर रही है। तो पर उपदेश बहुत कुशल तेरे, ये तुलसीदास की चौपाई है कि उपदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। और उनका अपना जो कंडक्ट रहा है वो भी शक से परे नहीं रहा, शक के दायरे में रहा है। जस्टिस सूर्यकांत भी अभी कटघरे में ही हैं। उनके आरोप भले ही उनकी जांच ना हुई हो, लेकिन लोगों के दिमागों में शक है और ये भी संदेह है कि वो तो बने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हीं आरोपों की वजह से हैं, ताकि सरकार उनको दबाव में ला सके। खैर, ये आरोप हैं, आरोपों को हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे सकते हैं कि कोई भी एक लाइन सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना मानकर किसी भी पत्रकार को अदालत में खींच सकती है, उसे दंडित कर सकती है, लेकिन ये सच्चाई तो छिपाई नहीं जा सकती कि हिंदुस्तान की जुडिशरी कितनी भ्रष्ट है। चाहे ऊपर बैठे लोग हों, चाहे निचले स्तर पर लोग हों, ये सारा पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा होता है उसे इंसाफ मिल जाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहता है। और जिनके पास बहुत पैसा है उनका बाल बाका नहीं होता, बल्कि उन्हें हज़ारों करोड़ के फायदे कोर्ट के ज़रिए भी मिलते रहते हैं। तो ये है हमारे न्यायपालिका की हालत। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ इतना कह के एक मजाहिया किस्म का कमेंट करके आगे निकल जाते हैं कि रिटायरमेंट के पहले हमारे जज सिक्सर मारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।